गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट वीक से आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो इस वीक आप रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका भाषा और व्याकरण। जैसा कि आप पहले भी समझ चुके हैं कि मन के भावों का आदान प्रदान, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह भाषा कहलाती है। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है कि रवि ने अपने सहपाठी से पूछा, अजय क्या तुम आज विद्यालय गए थे? अजय ने कहा, हाँ रवि, लेकिन तुम आज क्यों नहीं गए थे? रवि ने जवाब दिया, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। माँ चीनू से बात कर रही हैं। माँ, चीनू, तुमने अभी तक अपना सामान नहीं समेटा, सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। चीनू, अभी सारा सामान जगह पर रखता हूँ माँ। तो ऊपर लिखे वाक्यों में रवि, अजय, माँ व चीनू अपनी अपनी बात कह रहे हैं और दूसरे की बात सुनकर समझ रहे हैं। तो बच्चों, मनुष्य को अपने अधिकांश कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। वह अपने सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकता, इसके लिए उसे दूसरों तक अपनी बात अथवा विचार पहुँचाने पड़ते हैं और दूसरों के विचार जानने की आवश्यकता पड़ती है। इसका साधन भाषा होती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है तथा दूसरे मनुष्यों के विचार तथा भावों को सुनकर या पढ़कर समझता है। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, जिससे हम दूसरों की बातों को समझ सकें और दूसरों को अपनी बातों को समझा सकें। नेक्स्ट, भाषा के रूप। तो भाषा की उपपरिभाषा से स्पष्ट है कि हम दो प्रकार से अपने विचार प्रकट करते हैं, बोलकर, लिखकर। साथ ही दो प्रकार से दूसरों के विचार समझते हैं, सुनकर, पढ़कर। तो इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है, और जब हम लिखकर दूसरों को अपनी बात बताते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यह भाषा का प्रथम व प्राचीनतम रूप है। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे इसमें उदाहरण दिए गए हैं, फ़ोन पर बातें करना, टीवी देखना, गाने सुनना, कहानी सुनाना व सुनना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, लिखित भाषा। सभ्यता व संस्कृति के विकास के साथ भाषा का भी विकास हुआ और धीरे धीरे लिखित भाषा का रूप सामने आया। जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा पढ़कर दूसरों के विचार जानते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, किताब पढ़ना, ईमेल भेजना, मोबाइल संदेश, फ़ोन से संदेश भेजना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप होता है, लेकिन मौखिक भाषा भाषा का स्थायी रूप नहीं होता, क्योंकि लिखित भाषा में ही हमारे सभी काव्य और दूसरे जो ग्रंथ हैं वो संग्रहित रहते हैं, लेकिन मौखिक भाषा में हम उन्हें संग्रहित नहीं कर सकते। लिपि भाषा। लिपि भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं जिन्हें हम लिपि कहते हैं, क्योंकि जो भाषा लिपिबद्ध नहीं होती उस भाषा को हम नहीं लिख सकते। तो भाषा के लिखने की विधि को या लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। तो विभिन्न भाषाओं की लिपियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, उसी तरह अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, गुजराती की भी देवनागरी है, अरबी की लिपि अरबी और रूसी की लिपि रूसी है। नेक्स्ट है इसमें कि ध्यान रखिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो आज संसार में विभिन्न देशों में अपनी अपनी भाषाएं हैं। जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, रूस में रूसी, चीन में चीनी भाषा बोली जाती है। तो राजभाषा जो होती है किसी देश की सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है, जिसे हम उस देश की राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा किसी देश में जो भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा व राजभाषा हिंदी है।
इसे राजभाषा का गौरव 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ था। तो मातृभाषा होती है जिस भाषा से बच्चा सर्वप्रथम परिचित होता है, जिसे वह अपने परिवार के लोगों से सीखता और बोलता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। क्योंकि जब छोटा बच्चा अपने घर पर होता है तो वह वही भाषा बोलना सीखता है जिस भाषा में उसके परिवार के अन्य सदस्य बोलते हैं। लेकिन जब वह विद्यालय जाता है या दूसरे लोगों के संपर्क में आता है तो दूसरे लोग जैसी भाषा बोलते हैं या विद्यालय में जो उस मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा सिखाई जाती है, तब बच्चा उस भाषा को सीखता है। नेक्स्ट है व्याकरण। तो प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने व लिखने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी उस भाषा के व्याकरण द्वारा होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो व्याकरण हमें सिखाता है कि भाषा का सही रूप क्या है और गलत रूप क्या है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है। इसमें आपके स्वर और व्यंजन आते हैं, जैसे ए, आ, च, छ, ज, ये सभी आपके वर्ण हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे नयन, बाजार। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जैसे पृथ्वी गोल है, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी शब्द कहीं भी लिखेंगे तो वह वाक्य बन जाएगा, जब तक उन्हें सही क्रम में नहीं लिखा जाएगा। यानी कि शब्दों का जब तक समूह सार्थक नहीं होगा तब तक वह वाक्य नहीं कहलाएगा। तो इस पाठ में आपने सीखा, भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के विचारों को समझने का साधन है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। हिंदी को 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको वीडियो में पहले ही दिए जा चुके हैं, लेकिन इसमें भी मैं दोबारा क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी बुक में सही कर सकते हैं या जांच सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक से आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहेंगे।